शाहीन बाग जब भी कोई प्रदर्शन होता है इन दिनों तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है शाहीन बाग का नाम। शाहीन बाग हम सबको याद है कि जब सीए एनआरसी का उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था तो काफी बड़ा प्रदर्शन था और दुनिया भर में शाहीन बाग की चर्चा हुई। जब किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया, तो उस वक्त भी जब आंदोलन बढ़ता गया तो उस दौरान भी शाहीन बाग का जिक्र किया गया और अब फिर से जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर शाहीन बाग का जिक्र किया जा रहा है। और जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के दौरान जो 9वें दिन भी जारी है, इस दौरान अब डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का फिर बयान आया है। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर पलटवार किया कि जांच से पहले इस्तीफा क्यों दूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 4 महीने से मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे बहाने मेरी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। शाहीन बाग में शामिल ताकतें पहलवानों का साथ दे रही हैं। 4 महीनों से कुश्ती की सभी गतिविधियां ठप पड़ी हैं। 4 महीनों से खेल को कितना नुकसान हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि शाहीन बाग वाले प्रदर्शन की शक्तियां इस प्रदर्शन को तूल दे रही हैं। किस चीज़ का इस्तीफा देना चाहिए? कौन सा गलत काम मैंने किया है कि इस्तीफा दे दूं? सुप्रीम कोर्ट में पूरे प्रकरण में न जाकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर हो गई। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो जांच का परिणाम आने दो। उसके पहले किस चीज़ का इस्तीफा बनता है मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। जैसे कोई नाबालिग लड़की जो आरोप लेकर के आई है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उस कौन सी लड़की है, क्या है और मेरे ऊपर आरोप क्या है। किस बात की इस्तीफा दे दें? अगर कोई घटना घटती है, आमतौर पर अगर 2 घंटे एफआईआर लेट हो जाए तब भी अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 2 घंटे सोच समझ करके एफआईआर लिखाई गई है। मेरे खिलाफ तो 4 महीने से सोच समझ करके लिखाई जा रही है, क्योंकि ओवरसाइट कमेटी के सामने जो लड़कियां गईं और जिनके रिकॉर्ड दर्ज किए गए, उन लड़कियों में इस नाबालिग बच्ची का नाम नहीं है। ये ओवरसाइट कमेटी के सामने नहीं गई है, ये ओलंपिक कमेटी के सामने नहीं गई है। और इसी बीच मैंने एक ऑडियो पहले से ओलंपिक कमेटी के सामने बनी थी जो कमेटी, उसके सामने एक सरकार की जो कमेटी, सबको मैंने दे दिया था कि बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई किसी भी लड़की का इंतज़ाम कराओ, किसी भी तरीके से इंतज़ाम कराओ। और 3 महीना बाद इंतज़ाम कर लिया इन्होंने, एक नया मामला लेकर के आ गए। तो कहने का मतलब एक एफआईआर जब लिखी जाती है तो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर लिखी जाती है, और 2012 से घटना घट रही है, 2015 में घट रही है, 16 में घट रही है, तो 10-12 साल सोच समझ करके मामला ला रहे हैं। और मामला भी एक साथ नहीं ला रहे हैं, अलग अलग ला रहे हैं। तो मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जिसके खिलाफ 4 महीने से षड्यंत्र हो रहा है। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थीं, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थीं, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूँ, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। खेल को क्या किया जाए? आज 4 महीने से सारी गतिविधि बंद है, इससे खेल का बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे एक शेर याद आता है कि तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज ये कुश्ती जो इस ऊंचाई पर पहुंची है, इसमें थोड़ा बहुत योगदान रेसलिंग फेडरेशन का है, बाकी तो सरकार का है। जिस सरकार को, जिस मोदी जी को आप गाड़ देने की बात करते हैं, उनका है, साई का है, लेकिन थोड़ा सा योगदान फेडरेशन का भी है, थोड़ा सा योगदान हमारा भी है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण अत्रे जी। नासिर भाई जी प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी, एक सवाल है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये लड़ाई मेरे खिलाफ नहीं, मैं तो मोहरा हूं, मेरी पार्टी को दरअसल घेरना चाहते हैं, मेरी पार्टी पर निशाना है। वहीं खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, डब्ल्यूएफआई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए नासिर भाई, जिस तरह से धरना स्थल के ऊपर
मोदी जी की कब्र खोदने के नारे प्रवीण जी, लगे। रविंदर ढुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार रविंदर जी, कांग्रेस से। जी ढुल देखिए साहब, नासिर भाई, जी प्रवीण अत्री जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए जिस तरह से धरना स्थल पे मोदी जी की कब्र खोदने के नारे लगे, हम्म, और इसी तरह के नारे अगर आपको याद होगा शाहीन बाग आंदोलन में लगे थे, इसी तरह के नारे आपको याद होगा तथाकथित किसान आंदोलन में लगे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व इस आंदोलन के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि उन नारों से ये शंका प्रकट होती है। हम्म, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि इस मामले में जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच में है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष बाकायदा चुनाव के जरिए बनता है। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस वजह से नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। बाकायदा 2011 में उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसके बाद वो फिर 2015 में चुनाव जीते, 2019 में, क्योंकि कुश्ती संघ की व्यवस्था है, बाकायदा चुनाव होता है, चुनाव के जरिए जो भी तो व्यक्ति फिर जीतता है वो ब्रजभूषण संघ का शरण अध्यक्ष सिंह बनता है। पार्टी का नाम क्यों ला रहे हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी पार्टी को घेरा जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है? वो ये कह रहे हैं कि देखिए- लड़ाई मेरी नहीं, पार्टी के खिलाफ है। देखिए जिस तरह के नारे लगे उन नारों से तो शक पैदा होता तो वो है। खिलाड़ी तो अब कह रहे हैं ये कि तो नारे तो खिलाड़ी- वहां पर इतना बड़ा जंतर मंतर है, कोई भी आकर लगा कर चले, हमारे मन से थोड़ी लगे नारे। हाँ, तो उनको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, कोई भी ऐसा तत्व जो है उनके इस धरने पे ना पहुंचे जिसकी मानसिकता इस तरह की हो या जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहा हो। अच्छा, हालांकि कुछ लोग वहां पे इस तरह के गए, जिस तरह के लोग वहां पे धरने में शामिल हुए, उनका एक अपना राजनीतिक एजेंडा है, वो अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर खिलाड़ी और तो ये अगर भी कह रहे हैं प्रवीण अत्रे जी कि हम तो सबसे अपील कर रहे हैं, सारी पार्टियों के नेता हैं, सभी संगठनों के आए, क्योंकि ये बेटियों की लड़ाई है। बीजेपी के लोग भी पहुंचे वहां पर। नहीं, जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं, तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बन जाता कि ऐसे लोग ना आए जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हो? और अगर ऐसे लोग आते हैं और नारे लगाते हैं तो क्या उसकी जिम्मेवारी से वो बच सकते हैं? रविंद्र उनको ढोल साहब, जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी। रविंद्र ढोल जिम्मेवारी से साहब, कैसे बचेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र इस धरना प्रदर्शन को कहा जा रहा है और खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कहा जा रहा है। बाकी बातें आपने प्रवीण अत्रे साहब की सुन ली हैं। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की बातों में फंस करके खड़ी होगी। एक तरफ कहते हैं कि वे भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद में इस प्रकार की बातें की जाती हैं। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो है इस प्रकार की ताकतें वहाँ पर आई हुई हैं, बावजूद उसके ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है इस मामले में खिलाड़ियों की सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यदि इस प्रकार की कथित किसी व्यक्ति ने कोई इस प्रकार का नारा लगाया है, तो मैं या तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से जो है दिल्ली पुलिस या कोई भी है, ये लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति कोई भी हो जो इस प्रकार के नारे लगाता है, मेरा मानना है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए जी, ठीक है, और उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज कि एक इस प्रकार का व्यक्ति वहां पर आ जाता है, कौन कहता है? क्या पता किसने भेजा हो? क्या पता ब्रजभूषण सिंह ने भेज दिया, शरण सिंह ने भेज दिया, क्या पता भाजपा के किसी नेता ने भेज दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या रविंद्र ढोल साहब की कोई भेज देता है? बिल्कुल क्यों नहीं होता है। वो किसान आंदोलन में नहीं पकड़े थे क्या? जिसको ये प्रवीण अत्रे जी कथित किसान आंदोलन कह रहे हैं, उस कथित किसान आंदोलन के बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगने का काम किया था, और उसी किसान आंदोलन के अंदर ऐसे कम से कम 50 ऐसे एलिमेंट पकड़े गए जो बाहर से भेजे गए थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी, पहली बात। और यदि एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आंदोलन की पवित्रता कम हो जाती है। आप एक ऐसे व्यक्ति की बात को तवज्जो दे रहे हैं जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का नया आपराधिक मुकदमा वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर दर्ज हुआ है, और जिसके ऊपर 40 से ऊपर आपराधिक मुकदमे एक से एक संगीन ऑलरेडी वहां पर पेंडिंग है, जिसका जो खुद भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिसका पुत्र भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जी। आप ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण अत्रे जी, आपने सुन ली बात कि ऐसा भी तो होता है कि खुद ही भेज दे रहे हो, आरोप लगा रहे हो सीधे कि हो सकता है बीजेपी के लोगों ने भेजा हो आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ऐसा। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन में भी ऐसा हुआ है। नहीं, नाजिर भाई वही बताना चाह रहा हूँ। जिस किसान आंदोलन को लेकर रविंद्र जी को इतनी परेशानी हुई, योगेंद्र यादव ने आंदोलन के बाद अपने बयान में स्पष्ट कर दिया था
कि वो किसी भी तरह से किसान आंदोलन नहीं था। जब योगेंद्र यादव ने ये कहा कि हमने तो अखिलेश के लिए पिच तैयार कर दी थी, उन्होंने बैटिंग अच्छी तरह से नहीं की, तो हमारा क्या कसूर? क्या उससे स्पष्ट नहीं हो गया था कि वो किसान आंदोलन था या लेकिन राजनीतिक सर आंदोलन किसान था? आंदोलन के बाद पीएम मोदी ने आकर ये कहा कि शायद हम अपने किसानों को नहीं समझा पाए और हमारी बिल्कुल। तपस्या में कमी रह गई, तो हम कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। तो वो तो कामयाब ये रहा बात- किसान आंदोलन तो। नहीं, ये हाँ बिल्कुल, ये बात तो हम लगातार कहते रहे कि कुछ लोगों ने किसानों को बरगला के, भ्रमित करके, उनके मन में डर पैदा करके इस तरह की स्थिति पैदा की, तो हम लगातार कहते रहे। और ये तो बात को क्या साबित क्या किया वहां पर योगेंद्र यादव प्रदर्शन ने। करने वाले किसान देश के किसान नहीं थे? हरियाणा के नहीं थे? पंजाब के नहीं थे? देश के अलग अलग राज्यों के नहीं थे? हमने कभी ये नहीं कहा कि किसान नहीं थे। तो सर इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो उसमें कि किसान आंदोलन में भी देश विरोधी ताकतें थी, शाहीन बाग में भी थी, तो इस तरह की बातें इस तरह के आंदोलनों में क्यों आती है? इस तरह के नाम क्यों जोड़े जाते हैं? जब नासिर भाई, जब भी कोई आंदोलन या कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आयोजन होता है, तो उस आंदोलन, उस प्रोग्राम, उस आयोजन के जो कर्ता धर्ता होते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनके मंच का कोई दुरुपयोग ना कर सके। अगर उनके मंच से कोई इस तरह की बात करता है या इस तरह के नारे लगाता है, तो जिम्मेवारी सीधा सीधा आयोजक तो की क्या हो जाती है। मंच से नारा तो किसी लगाया और गया की तो आप आयोजक लोगों नहीं की होती। तरफ से कोई शिकायत दी गई है? इस सवाल को भी उठा रहे रविंद्र धुल। नहीं, इस तरह की शिकायत देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जनता स्वयं देखती है और उसका विश्लेषण करती है। अच्छा। क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर बोलने का अधिकार है। लेकिन कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसका विश्लेषण डेमोक्रेसी में जनता करती है। क्या किसान आंदोलन के बाद जनता ने विश्लेषण नहीं किया? बिल्कुल किया। आपने देखा होगा, जो लोग उस आंदोलन के नेता थे, जब उन्होंने चुनाव लड़े, उनकी जमानतें जब्त हुई। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन के बाद इलाहाबाद का चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई। जो राजनीतिक दल उस वक्त उस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कांग्रेस के साथ? आपने देखा ना कि तो उस क्या आप आंदोलन के बाद इस पूरे देश के आंदोलन किसान को ने क्या राजनीतिक दिखाया? आंदोलन बता रहे हैं? जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है खिलाड़ियों का? नहीं, ये राजनीतिक तत्व इसके अंदर घुस के अपने हित को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए, वहां पे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, पप्पू यादव, जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं, इससे क्या नहीं समझ नहीं आता कि अपने राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना, विपक्ष की कोशिश होती है, विपक्ष का काम होता है कि जनता के साथ चले। अगर उनको किसी को इंसाफ दिलाना है, कोई आवाज नहीं सुनी जा रही, तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो आएंगे ही। और आपको मालूम है, बिजली मंत्री हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी बयान दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। वो तो आपकी पार्टी, आपके सहयोगी हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी पड़ेगी, पहले जो विरोध आंदोलन था या पहले जो धरना था, वो किस मांग के लिए था? FIR दर्ज हो। जब FIR दर्ज हो गई है, तो मुझे लगता है कि माननीय कोर्ट में अगर आप गए हैं और माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिया, FIR दर्ज हुई है, तो आपको जांच का इंतजार करना चाहिए, आपको कोर्ट के न्याय का इंतजार करना चाहिए। अच्छा। जब कोर्ट न्याय करेगी, कौन आदमी कसूरवार है वो सामने आ जाएगा और कसूरवार को सजा मिल जाएगी। रविंद्र धुल साहब, बार बार एक बात कही जा रही है कि उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो क्यों देना चाहिए? वो कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग करूंगा हर तरीके से, ब्रजभूषण शरण सिंह। और वो उनका ये बयान भी आया है कि ये तो कृषि किसान आंदोलन, शाहीन बाग वाली जो ताकत थी वो आ गई इस आंदोलन में। यदि किसान आंदोलन की ताकतें इस आंदोलन में आ गई ना, जिस दिन किसान आंदोलन की ताकतें इस आंदोलन में आ गई, आप समझिए उस दिन प्रधानमंत्री फिर से माफी मांगते हुए दिखेंगे। वो तो इनको शुक्र मनाना चाहिए कि किसान आंदोलन जैसा अभी जन समर्थन जिस दिन यहाँ पर बन गया, तो इनको पता लगेगा कि किसान आंदोलन की पवित्रता और जब इस आंदोलन की पवित्रता आपस में मिलती है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं, उस व्यक्ति को 1 मिनट तो छोड़िए, 1 सेकंड भी पद पर बनने का अधिकार नहीं है। क्या इनको ये दिखता नहीं है कि किस प्रकार की प्रतिष्ठित संस्था के ऊपर वो बैठा हुआ? अब उसको सस्पेंड करिए, साइड में करिए उसको। क्यों प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा के नेता है। भाजपा क्यों सामने आ रही है? मैं कहता हूँ इन्होंने कहा राजनीतिक बन गया ये। मैं कहता हूँ इनको बनाना चाहिए ना। ये कहते हैं ना कि खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं, चलिए क्यों नहीं है प्रदेश अध्यक्ष को नहीं, भाजपा के प्रदेश जाकर के वहां पर क्यों नहीं स्टेज पे समर्थन करते हैं? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन से भाजपा का क्या लेना देना, दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको समर्थन करने का काम करते हैं कि किसान खिलाड़ियों की बात सुनी जानी चाहिए। आप जाइए ना धरने पर, जाकर के बैठ जाइए। ठीक है, कैसे नहीं सुनेंगे? अपने आप यह राजनीतिक हो गया। भाजपा क्यों नहीं किसानों के साथ जाकर के खड़े होती है? क्योंकि भाजपा के खुद के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के गंभीर आरोप, संगीन आरोप लगे हुए हैं। भाजपा अपने उन नेताओं को बचाने के लिए इस आंदोलन की पवित्रता भंग करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। सच्चाई ये है। प्रवीण अत्रे जी, एक तरफ आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का भी जिक्र कर रहे हैं कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, बेटियों के साथ हैं, तो उन बेटियों के साथ क्यों नहीं आ रहे खड़े होने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, जो आरोप का जिक्र रविंद्र जी कर रहे हैं,
आरोप गंभीर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रविंद्र जी खुद एडवोकेट हैं। 2021 में हाई कोर्ट ने इस तरह के आरोप के विषय में क्या कहा है रविंद्र जी बेहतर जानते हैं। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है रविंद्र जी बेहतर जानते हैं। आरोप लगना, आरोप से लेकिन सर यहाँ पर पॉक्सो एक्ट की भी बात हो रही है। जी बिल्कुल, मैं उसी के विषय में बहुत बात कर गंभीर रहा है। हूं। हाँ जी। जब मामला जांच में है, माननीय कोर्ट के संज्ञान में है, माननीय कोर्ट के निर्देश पे जैसा रविंद्र जी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होती है, तो क्या हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि जो जांच है उसका क्या नतीजा आएगा, और अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। ये बात बार बार हम कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है। तो क्या आपको धैर्य नहीं रखना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या आपका न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है? ठीक है सर, आपने रविंद्र ढुल साहब के लिए अधिवक्ता वाली बात का भी जिक्र किया कि वो खुद वकील हैं। रविंद्र ढुल जी, पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें क्या प्रावधान होता है कि अगर किसी के खिलाफ इस एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो क्या उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, उसमें जांच की गुंजाइश भी होती है? देखिए, पॉक्सो एक्ट बिल्कुल सीधी सी बात है। बाल अपराध, किसी बच्चे के विरुद्ध जो शोषण का आरोप है, यौन शोषण का आरोप है, यही पॉक्सो एक्ट है। अब ऐसे आरोप के बाद में बिल्कुल स्पष्ट उसके अंदर, एक्ट के अंदर लिखा है कि पूरी तरह से नॉन बेलेबल है, एक, और दूसरी बात है कोग्निजेबल है, यानी कि पुलिस को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करने का अधिकार है। अच्छा। और इनफैक्ट इस तरह के मामलों के अंदर जांच शुरू ही जो है अपराधी को और आरोपी को जो है कस्टडी में लेकर के होती है। तो ऐसे में पुलिस की यदि मंशा सही होती तो सबसे पहले एफआईआर तो कोर्ट की झाड़ के ऊपर पड़ी है। ये कौन सा एफआईआर करके राजी थे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि ऐसे पब्लिक में इनकी सैकड़ों स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा कि कोई मतलब नहीं है इस चीज का। इन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के भी डिफेंड करने का काम किया कि एफआईआर की जरूरत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तब एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या गारंटी है कि तो अब इंतजार करना चाहिए कि जांच हो और उसके बाद फिर सब प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब, रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।